हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, हम उन सभी टॉपिक को जो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी या नेट, तो जितने भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ पे सोल्व करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो हाल ही में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, लास्ट वीक के अंदर यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, उस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं। आज के वीडियो के अंदर हम उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों का अदर एग्ज़ामों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कई सारे एग्ज़ामों में इसी तरह के क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होते हैं उनके भी क्वेश्चनों को यहाँ पे सोल्व करवाया जाता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम आज के इस वीडियो के अंदर यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, उससे रिलेटेड जितने भी जो भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हैं, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। तो हम सभी उन क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है उनकी बात करेंगे, और जो उसका आंसर है उससे रिलेटेड जितनी भी जो व्याख्यात्मक चीज़ें हैं, जो मेन महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो, तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलते हम पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि 51 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, धान्य कटक से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो धान्य कटक, जैसे कि जिसका जो पुराना नाम पूछा गया दोस्तों, धान्य कटक जो है ये प्राचीनतम नाम माना जाएगा, बाकी जो वर्तमान नाम है इसका अमरावती माना जाता है। तो ये किस प्रदेश के अंदर स्थित था, ये देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, गांधार, कलिंग या मगध। तो दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर थोड़ा बहुत भी अगर किसी ने अगर इसके उपनाम वगैरह अगर कुछ पढ़ रखे होंगे, जैसे कि जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके एनटी यूजीसी नेट के अंदर तो महाजनपदकालीन नाम बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके जाना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना जाएगा वो आंध्र प्रदेश माना जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर ही आपको अमरावती देखने को मिलेगा, और अमरावती के अंदर ही दोस्तों आपको एक अमरावती स्तूप देखने को मिलेगा, जिसको धान्य कटक स्तूप या महाचैत्य भी कहा जाता है। दोस्तों, उस स्तूप की अगर खोज की बात करें दोस्तों, अमरावती स्तूप की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी। अमरावती स्तूप, तो इस स्तूप को महाचैत्य स्तूप भी कहा जाता है, और इसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी के द्वारा इसको खोजा गया था दोस्तों। कर्नल मैकेंजी के द्वारा खोजा गया था, और इसका उत्खनन दोस्तों 1840 में होता है। इलियट इसका उत्खनन करवाते हैं, तो 1840 में इलियट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या खास बात है, अगर देखें हम, तो धान्य कटक का जो स्तूप है, इसका स्तूप का वैसे तो देखा जाए दोस्तों, इसका मूल निर्माण जो करवाया था मौर्य शासक, जो सभी स्तूपों का निर्माण देखने को मिलता है कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक के शासनकाल के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका मूल निर्माण जो था अमरावती स्तूप का, उसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था, मगर बाद में जाकर इसका जो जीर्ण उद्धार वगैरह ये सब चीज़ें सातवाहन कालीन शासन के अंतर्गत ये करवाई जाती है। मगर इस स्तूप को जो सातवाहन शासन काल के अंतर्गत करवाया तो जाता है, मगर इसका जो जीर्ण उद्धार या निर्माण जो करवाया जाता है वो पब्लिक के पैसों से, यानी कि लोगों के द्वारा स्तूप निर्माण करवाया जाता है, जनता के सहयोग से इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसमें दानदाता और जिन जिन लोगों ने दान दिया है उनकी सबकी सूची इस स्तूप के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर, और इसी को अमरावती के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिली है दोस्तों। धान्य कटक जो है अमरावती का प्राचीन नाम माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो गई होगी दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों यहीं पे एक नागार्जुनीकोंडा स्तूप भी देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसकी खोज लांग हर्ष ने की थी और इसका निर्माण दोस्तों इक्ष्वाकु वंशी शासकों की रानियों ने करवाया था। यह आपको याद रखना है दोस्तों। इसका निर्माण जो अमरावती स्तूप है उसका निर्माण तो सातवां काल में लोगों ने करवाया था, जनता ने, मगर जो नागार्जुनीकोंडा स्तूप है उसका निर्माण इक्ष्वाकु वंशी जो शासिकाएँ होती थी, जो बौद्ध धर्म को मानने वाली होती थी दोस्तों, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और श्वेत पत्थर को, श्वेत पाषाणों का उपयोग देखने को मिलता है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्तूप से रिलेटेड, जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी तरीके से यूपीएससी में भी ये ट्रेंड फॉलो किया गया है। तो यहाँ से अब स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं क्या है स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। तीसरा दोस्तों, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पित या स्मारक संरचना होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और स्तूप के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो बेसिक से बेसिक चीज़ भी अगर आपको पता होगी तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आराम से। तो इसमें कथन पूछे गए कि कितने कथन सही है, तो देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन या कोई भी नहीं। तो दोस्तों केवल एक का मतलब हो जाएगा इनमें तीनों में से एक क्वेश्चन सही है, मतलब एक स्टेटमेंट सही है। केवल दो का मतलब हो जाएगा इन तीनों में से कोई दो सही है और सभी तीन का मतलब सभी तीन सही है। तो केवल एक का मतलब आप ये मत जान लेना दोस्तों कि एक नंबर वाला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये नहीं है इन पूरों में से कोई एक सही है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों कितने सही है। तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, तो ये सरासर गलत है क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म से पहले भी, जैसे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर भी आपको स्तूप संकल्पना देखने को मिल जाती है। इसके अलावा महाजनपद काल में जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे उनके भी मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि पर स्तूप बनवाए जाते थे। हालांकि बौद्ध धर्म के अंदर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर इन्होंने एडॉप्ट किया और काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार किया। तो बाकी ये जी इसकी मूलतः जो संकल्पना थी ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं थी, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। इसके बाद दोस्तों, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि जहाँ भी अवशेषों से रिलेटेड चीज़ें होती थी उन्हीं के ऊपर स्तूप बनाया जाता था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही माना जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते दोस्तों। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या मतलब संकल्पित या स्मारक संरचना होती थी, तो बिल्कुल ये भी सही बात है दोस्तों। स्तूपों को अगर आप प्रकार पढ़ोगे तो वहाँ पे उद्देशिक स्तूप, संकल्पित स्तूप और संरचनात्मक स्तूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे गौतम बुद्ध ने यात्रा की है वहाँ पे भी स्तूप बनाए गए हैं और किसी ने अगर कोई संकल्प लिया है और वो संकल्प पूरा हो गया है तो उसके भी लिए भी इन्होंने स्तूप बनाया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट भी सही माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है और एक वाला स्टेटमेंट गलत है, तो इस हिसाब से दोस्तों 2 स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब आपको दोस्तों कमेंट्स करके ये बताना है कि स्तूप का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है, क्योंकि स्तूप की जो संरचना है काफ़ी ज़्यादा प्राचीनतम मानी जाती है। तो आपको स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर मिलता है ये आपको कमेंट्स करके बताना, मतलब साहित्यिक उल्लेख पूछा है तो साहित्यिक उल्लेख आपको कमेंट्स करके बताना है स्तूप का उल्लेख किसके अंदर मिलता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुसिरी किस रूप में विख्यात थे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास करके एनटी यूजीसी नेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये संगमकालीन जो शब्दावलियाँ हैं, संगमकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, संगमकालीन जो लिटरेचर है, यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएससी में भी पूछा गया है और आपके एनटीयूजीसी नेट के अंदर भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से आता है, तो आपको ये कंप्लीट करके जाना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका संबंध क्या था। तो राजधानी नगर थे, पत्तन थे, लोह एवं इस्पात निर्माण केंद्र थे या जैन तीर्थंकरों के चैत्य थे। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो ये पत्तन नगर थे। अगर बात करें दोस्तों तो कोरकई और पुमपुहार की, तो पुमपुहार जो था दोस्तों ये आपका, कोरकई जो बंदरगाह है दोस्तों ये तो आपका
पांड्य का बंदरगाह माना जाएगा। पूंपुहार जो है ये चोलों का बंदरगाह है और मुसीरी जो है ये आपका चेरों का बंदरगाह है। तो इसकी अगर लोकेशन की बात करें दोस्तों तो पूंपुहार वाला बंदरगाह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कोरकई वाला बंदरगाह जो दोस्तों, कोरकई जो मोतियों के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है और ये पांड्य राज का बंदरगाह है। अगर मुसीरी की बात करें दोस्तों तो मुसीरी चेरों का बंदरगाह है जिससे काली मिर्च का आयात सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने तीनों बंदरगाह की बात कर ली। ये बंदरगाह थे, मतलब पत्तन नगर ये माने जाएंगे। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कवि, देख सकते हो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपने संगम कवि देखा था और दूसरा क्वेश्चन फिर संगम से आ गया। तो दो क्वेश्चन आपके यूपीएससी के अंदर जैसे कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से 2 क्वेश्चन ओनली संगम काल से पूछे गए हैं। तो इससे आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। तो संगम कवियों में यथा वर्णित वट किरुतल एक प्रथा के बारे में पूछा गया है दोस्तों। वट किरुतल प्रथा का स्पष्ट करता है, मतलब वट किरुतल प्रथा का संबंध किससे था, मतलब इस प्रथा के बारे में पूछा है। तो राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों को नियुक्त करना। इसके बाद दूसरा है दोस्तों, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। इसके बाद तीसरा दिया गया है दोस्तों, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्र में निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं का भगाना। चौथा स्टेटमेंट दिया गया है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो युद्ध में जो पराजित राजा हो जाते थे तो पराजित होने के पश्चात जब ये अपने आप को, मतलब इनका ईगो हर्ट हो जाता था और अपने आप में ये छोटा महसूस करते थे तो ये आमरण अनशन करते थे और आमरण अनशन करते करते ही अपना मृत्यु को प्राप्त कर लेते। इसके अलावा दोस्तों एक और सेवासी प्रथा भी इसी संगम काल के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें भी मतलब यही इसी तरीके से होता था कि सेवासी प्रथा के अंतर्गत राजा अपने पूरे जितने भी जो भी राजपाट मंत्री और जो सामंत होते हैं उनके साथ मृत्यु मतलब आत्महत्या करते थे। उसे सेवासी प्रथा भी इसी से संबंधित मानी जाएगी। तो उसी से संबंधित ये प्रथा थी दोस्ती, वट किरुतल प्रथा के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें राजा युद्ध में हारने के पश्चात अपना मृत्युवरण कर लेता था। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए, होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया था। मतलब 8वीं शताब्दी में, यानी कि आद्य 8वीं शताब्दी का मतलब होता है दोस्तों 850। आद्य 8वीं शताब्दी की अगर बात चल रही है दोस्तों तो 750 ईस्वी मानी जाएगी। तो इनमें से किसका संबंध 750 ईस्वी के आसपास का है? तो केवल एक का, केवल दो का, केवल तीन का, इनमें से कोई नहीं का। तो दोस्तों होयसल जो राज्य था ये लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का है, तो ये गलत माना जाएगा। घेड़वाल राज भी अगर देखोगे तो घेड़वाल राज भी आपका 9 से 10वीं का है, काकती राज भी 10वीं शताब्दी का है और यादव राज भी आपका 9 से 10वीं शताब्दी का है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये चारों गलत माने जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटरेचर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ लिटरेचर दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो देवी चंद्र गुप्तम विलयन की रचना है, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की रचना है, मिलिंद पन्नो नागार्जुन की रचना है और नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी की रचना है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही सुमेलित पता करना है। तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? तो हम यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो देवी चंद्र गुप्तम जो रचना है ये विशाख दत्त की रचना है, तो ये विलाड़ वाला जो है ये गलत माना जाएगा दोस्तों, ये पहला ऑप्शन गलत माना गया है। हम्मीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी की रचना है तो ये बिल्कुल सही है। मिलिंद पन्नो जो रचना है दोस्तों नागार्जुन की नहीं है, नागसेन की रचना है, जिसके अंदर मिनांडर और नागसेन के मध्य वार्तालाप के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बौद्धिक रचना मानी जाएगी, बौद्ध धर्म की जो महायान की रचना है दोस्तों मिलिंद पन्नो, तो ये भी गलत है, नागार्जुन वाला भी। तो एक सही है। इसके बाद नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी की रचना, तो ये भी सही है। तो 2 नंबर और 4 नंबर इसमें सही माने गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, केवल 2 इसमें सही है, बाकी के 2 गलत है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे देख लेते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं मतलब पहाड़ों, प्रवाहित जलधाराओं यानी कि नदियों, अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को भी जिनमें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं होते, मतलब सभी में आत्माओं का निवास बताया गया है। उपयुक्त कथन
प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करते हैं? तो दोस्तों आत्माओं का मतलब सभी के अंदर आत्माओं का समावेश किसके अंदर देखने को मिलता है, मतलब किस धर्म के अंदर ये सिद्धांत दिया गया है कि जीव मात्र के प्रति मतलब कण कण के अंदर आत्मा का निवास होता है। तो आपको इतना करने के बाद ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी दोस्तों। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा या वैष्णव परंपरा? तो दोस्तों जैन परंपरा के अंतर्गत आत्मा जो है जीव, हर जीव के अंदर, जीव निर्जीव कण कण के अंदर निवास बताया गया है। आत्मा को बिल्कुल सभी लोगों में निवास बताया जाता है। तो जैन धर्म इसका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनटीए, यूजीसी नेट और पीसीएस, यूपीएससी जितने भी जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण करवाया? तो किस शासक के बारे में पूछा गया दोस्तों? देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय या विरूपाक्ष? तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों, देवराय प्रथम के समय इस नहर का निर्माण करवाया गया था, इस बांध का निर्माण करवाया गया था। और इस बांध की जो लंबाई थी दोस्तों 24 किलोमीटर बांध था। और इस बांध का जो नाम था दोस्तों, ये तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी भी उसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। तो उस पर 24 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। और इस बांध का जो सचित्र उल्लेख किया है दोस्तों वो नूनीज ने किया है। तो नूनीज जो एक घोड़े का व्यापारी था दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है, उसने इस बांध का चित्र में विवरण किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। और देवराय प्रथम की अगर बात करें दोस्तों, देवराय प्रथम संगम वंश का शासक माना जाएगा। और मल्लिकार्जुन जो था दोस्तों इसी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक तो नहीं था, मतलब अंतिम प्रतापी शासक था, जिसको गजवेटकर की उपाधि देखने को मिलती है दोस्तों। इसकी जो उपाधि थी गजवेटकर उपाधि थी मल्लिकार्जुन की। और देवराय प्रथम के बारे में अगर बात करें दोस्तों, देवराय प्रथम के बारे में और क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देवराय प्रथम के समय ही सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो सोनार की बेटी का युद्ध किससे हुआ था? जो बेमानी शासक था फिरोज शाह बेमन, उससे इसका युद्ध हुआ था। सोनार की बेटी का युद्ध काफ़ी ज़्यादा फेमस युद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी के काल में इटली यात्री जो था निकोलो कोंटी अपनी पत्नी के साथ विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। दूसरा, इसने इस सेना के अंदर घोड़ों के महत्व को समझा था और अरब और फ्रांस से इसने घोड़े मंगवाए थे। इसके बाद दोस्तों इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। इसके अलावा दोस्तों इसने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। 10,000 मुसलमान सेना में थे इसके बारे में भी उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें देवराय से रिलेटेड आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीव को पुर्तगाली को सुपुर्द कर दिया था? तो दीव को पुर्तगाली के सुपुर्द किसने कर दिया था दोस्तों? तो अहमद शाह ने, महमूद बेगड़ा ने, बहादुर शाह ने या मोहम्मद शाह ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाएगा दोस्तों, अगर युद्ध के थ्रू अगर पूछा जाएगा तो लगभग 1435 ईस्वी के 1535 के लगभग बहादुर शाह के द्वारा एक युद्ध के माध्यम से पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया जाता है। और क्लियरली अगर इसका कोई भी अगर राइट आंसर है तो आप कमेंट्स करके बताएं। बाकी हमें जितना जो भी मिला है दोस्तों, तो 1535 में एक युद्ध होता है बहादुर शाह जो गुजरात का शासक होता है, बहादुर शाह और पुर्तगालियों के मध्य, उसके द्वारा पुर्तगालियों द्वारा दीव को विजित कर लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके अलावा और कोई इसका राइट आंसर का, जैसे महमूद बेगड़ा वगैरह के बारे में बता रहे थे, तो महमूद बेगड़ा अगर बनता है तो आप कमेंट्स करके और सोर्स के साथ इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर अभी बहादुर शाह मान रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित कर दिया गया था, मतलब गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1772-73 में। पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था दोस्तों 1784 में। 1793 का चार्टर्ड एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल इजी आंसर है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर अभी हमने वीडियो की पीपीटी कंप्लीट कर ली है। आजकल के अंदर इसके ऊपर भी
पूरी व्याख्या के साथ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल के लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्हीं के समय ये चार्टर एक्ट आता 1833 का, और इसके द्वारा दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार था दोस्तों, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और कंपनी को मात्र एक राजनीतिक संस्था के रूप में गठित कर दिया जाता है। मतलब जितने भी जो भी व्यापारिक अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए जाते हैं चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चनों के ऊपर हमने विस्तार से बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि स्तूप का प्राचीनतम उल्लेख किसके अंदर मिलता है, साहित्यिक उल्लेख, वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।